अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान में 27th अमेंडमेंट पास करने के लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अर्जेंट ऑनलाइन मीटिंग कॉल की अज़रबैजान से और कैबिनेट ने फ़ौरन अप्रूव कर दी है। अब सेनेट के हवाले की गई है, सेनेट भी अप्रूव कर देगी और यूं ये पूरी जो अमेंडमेंट है वो पास हो जाएगी। फिर पार्लियामेंट से भी, क्योंकि कहीं भी पाकिस्तान की आर्मी को कोई मसला है नहीं, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए आपको पास करने के लिए। तो सिचुएशन हाउस की ये है कि नेशनल असेंबली में टोटल सीट हैं 336, जिसमें 272 जनरल हैं, 60 वीमेन हैं, 10 माइनॉरिटी हैं वगैरह वगैरह। जो इस वक्त की कोएलिशन गवर्नमेंट है उसमें 233 उनके पास हैं, यानी 336 में से 233 इनके पास हैं। 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है नेशनल असेंबली में। नून लीग के पास 108 हैं, पीपल्स पार्टी के पास 68 हैं, दूसरे अलाइज हैं MQM पाकिस्तान और फजलुर रहमान वगैरह। सेनेट में मतलब जो आपको नेशनल असेंबली में 224 चाहिए 2/3 के लिए, उससे काफ़ी ज़्यादा हैं सीटें। सेनेट की टोटल 100 सीटें हैं, इसमें से पीपल्स पार्टी के पास 25 हैं, नून लीग के पास 20 हैं, बाकी अलाइज के पास 26 हैं, यानी सेनेट में भी आपके पास भरपूर मेजॉरिटी है। तो ये आपकी जो 27th अमेंडमेंट है ये पास हो जाएगी, यानी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन दफन कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को टोटल मिलिटराइज करने के लिए, मिलिट्री को अनऑफिशियली जो पावर्स अवेलेबल थी उससे भी कहीं ज़्यादा ऑफिशियल पावर्स दे दी गई हैं। एक फील्ड मार्शल जब ये आया था तो लोग कहते थे हाफिज़ कुरान है, ईमानदार है, ये है वो है, लेकिन ये मतलब इतना बड़ा कुत्ते का बच्चा निकला। और इसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि इसके जो इशारे मिलते थे हमें जब से ये आया है, जिस हिसाब से इमरान खान को हटाया, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है इसमें नो कॉन्फिडेंस से किसी गवर्नमेंट को हटाने का कोई उदाहरण नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को हटाया गया। एक हारे हुए, लुटे हुए शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को जमा करके एक केयरटेकर गवर्नमेंट बनाई गई। फिर एक गवर्नमेंट, फिर इलेक्शन करवाए गए और उस इलेक्शन के लिए MQM को तोड़ा फोड़ा गया और PTI के लोगों को तोड़ के PTI के लोगों को मुख्तलिफ जमातों में डाला गया। इसके बावजूद बुरी तरह इलेक्शन हारे गए। प्री इलेक्शन धांधली पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायम होती थी, पोस्ट इलेक्शन पहली बार इनको धांधली करनी पड़ी और जीते हुए लोगों को हरवाया गया, रातों रात डब्बे चेंज किए गए। और फिर इसको जिस तरह से भारत के साथ एक छोटी सी जंग छेड़ी गई थी, और वो जंग पहलगाम वाले वाक़ये के बाद जो हुई थी, तो पहले से प्लानिंग थी। इनको पता था कि हमें मार बहुत बुरी तरह से पड़नी है। भारत ने पहलगाम के बाद जब एयर स्ट्राइक्स की तो टेररिस्ट के अड्डों पे की। भारत ने पहली स्ट्राइक्स किसी एयरफील्ड या किसी उस पे नहीं की। भारत को ये था कि बालाकोट की तरह इस बार भी कोई रिएक्शन नहीं आएगा, लेकिन इस बार ये हुआ कि पाकिस्तान पहले से आसिम मुनीर की एक प्लानिंग थी। उसने कहा हम छोटी मोटी स्ट्राइक करेंगे, भारत जैसे ही बड़ी स्ट्राइक करेगा हम अमेरिका से कह के जंग रुकवाएंगे, और उस वक्त तक जब तक भारत अभी सोच रहा होगा हम पूरी दुनिया में मशहूर कर देंगे कि हम जंग जीत गए। और वही हुआ। इन्होंने जंग जीतने का जो ड्रामा रचाया, और आज तक इतना भरपूर तरीके से हो कि भारत उस प्रोपेगेंडा वारफेयर में हार गया और प्रोपेगेंडा वारफेयर में पाकिस्तान जीत गया। इसको फिर फील्ड मार्शल बनाया गया और अब उस फील्ड मार्शल को लाइफ टाइम सिक्योरिटी दी जा रही है। ऐसा ही एक आदमी था ईदी अमीन, वो भी फील्ड मार्शल बना था। उसने भी अपना युगांडा का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। जिस तरह आज
40-40 साल से रहने वाले अफगानियों को पाकिस्तान से डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसे ही वहाँ पे 200 साल 300 साल से रहने वाले भारत के गुजरातियों को 3 कपड़ों के साथ ईदी अमीन ने निकाला था। वही चीज़ ये इसके साथ कर रहा है। मैं आपको सिमिलरिटीज़ दिखा रहा हूँ कि इस कुत्ते के बच्चे को अंदाज़ा हो कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि ईदी अमीन का अंजाम बहुत भयानक हुआ था। वो कोई जंगी हीरो नहीं था ईदी अमीन, लेकिन उसने अपने आप को एडमिरल भी बना दिया। एडमिरल नेवी में होता है ना। युगांडा लैंडलॉर्ड कंट्री है, उसके पास तो कोई समंदर ही नहीं था, लेकिन वो अपने आप को एडमिरल बना दिया। उसने अपने आप को लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट भी बनाया। इसने अपने आप को सैकड़ों मेडल और इवन डॉक्टरी का भी खिताब दिया। वो डॉक्टर बन गया, लेकिन इसको 2 जुमले सही से बोलने नहीं आते थे। इसने अपने आप को एक टाइटल दिया कि वो ज़मीन के जानवरों और समंदर की मछलियों का भी मालिक है, जबकि समंदर इसके पास था ही नहीं। और युगांडा में पब्लिक भूखों मर रही थी। इसने अपने आप को ब्रिटिश जो पूरी दुनिया में एम्पायर थी, ब्रिटिश एम्पायर का विक्टोरियस डिक्लेयर किया, जबकि ब्रिटिश एम्पायर ने ही इसको फौज में नौकरी दी थी। इसने अपने आप को स्कॉटलैंड का बादशाह का भी अवार्ड दिया। एनीवे अजीज दोस्तों, लाखों लोगों का कातिल, इसने अपने आप को इतना कुछ दिया लाइफ टाइम के लिए। वो क्या, और नतीजा ये निकला कि युगांडा की जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थी ना, इंडियंस, उनको 3 कपड़ों से निकाला। वो इंडियंस मेहनती लोग थे, स्किल्ड थे और खुददार थे। वो अमेरिका गए, यूके गए। यूके ने बहुत ज़्यादा इन इंडियंस को, युगांडा के निकाले गए लोगों को लिया, और काफ़ी लोग अमेरिका में गए। आज अमेरिका की होटल एंड मोटेल इंडस्ट्री को मेजॉरिटी के साथ ये लोग रूल कर रहे हैं। यहाँ पे आप आएँ तो ऑफ लाइसेंस दुकानें और जो ग्रोसरी शॉप्स हैं, जहाँ जाएं जिससे पूछें कहाँ से हो भाई, युगांडा से, ईस्ट अफ्रीका से। तो ये लोग तो सेटल हो गए। युगांडा को बर्बाद कर दिया ईदी अमीन की पॉलिसीज़ ने। वही चीज़ फील्ड मार्शल पाकिस्तान में कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो आ रही हैं, वो वैसे तो मैं आपको डिटेल में ले जाऊं ना तो बहुत सारा इसमें है कि क्या क्या कुछ होने वाला है। आर्टिकल 243 में अमेंडमेंट होगी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को रिवाइज करेगी, और ये और वो। मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, अगर मैं ये पढ़ने जाऊँगा तो 2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। कि एक नया पोजीशन क्रिएट की गई है, चीफ ऑफ डिफेंस। जैसे अमेरिका में वॉर सेक्रेटरी बनाया है डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस मिनिस्टर को, ऐसे चीफ ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो इस वक्त साहिर शमशाद है, उसकी पोजीशन ख़त्म। और ये चीफ ऑफ डिफेंस का मतलब ये है कि ये आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ को के ऊपर एक पोजीशन क्रिएट की गई है। दूसरा, इसके फील्ड मार्शल का जो इसको ओहदा दिया गया है, उसको लाइफ टाइम सिक्योरिटी दी गई है। ही विल बी इन यूनिफॉर्म लाइफ टाइम। और ये जो चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा है, ये 27 नवंबर से शुरू होगा। 27 नवंबर 2025 से 2030 27 नवंबर तक ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेगा, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी ये खुद होगा। इसके अलावा इसको ये जो चीफ ऑफ फील्ड मार्शल है, उसको कोई भी हटा नहीं सकता अपनी पोजीशन से। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये पक्का हो जाएगा, इसको कोई हटा नहीं सकता। ओनली पार्लियामेंट यानी सेनेट और नेशनल असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी के साथ इसको हटाया जा सकेगा, वरना इसको आप हटा नहीं सकते। इसके अलावा एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्रिएट की जा रही है, ताकि वो कोर्ट इसके कंट्रोल में रहे। और कॉन्स्टिट्यूशनल मामला, जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई ना, अब कोई चला जाए कोर्ट में कि भाई ये गलत अमेंडमेंट है, इसको ये करो, उसके लिए अब आम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं जाया जाएगा। एक नई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स की कोर्ट बनाई जाएगी।
इसके अलावा सारी कोर्ट्स, मतलब सिविल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके जितने भी जजेस हैं उनको हटाना, मूव करना, अपॉइंट करना, ये सब राइट्स में इसका हाथ पक्का होगा। दूसरा, इसके अलावा एक नई चीज़ लाई गई है कि एक मैजिस्टेरियल पावर के साथ ब्यूरोक्रेट्स को आगे बढ़ाया जा सकेगा। ये जजेस के ऊपर एक ब्यूरोक्रेट्स, और ब्यूरोक्रेट्स आपको पता है पॉलिटिकल लीडरशिप या आर्मी के अंडर में होते हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो पहले ओपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के इंफॉर्मेशन दोनों की कोऑपरेशन के साथ होता था, अब उसको भी चेंज किया जा रहा है। मतलब 50 चीज़ें हैं अजीज़ दोस्तों, डिटेल में जाके मैं आप लोगों को क्या मैं बोर करूं। ये जो पाकिस्तान के 4 जो आर्मी चीफ हैं जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए थे, इन्होंने भी यही सोचा था। अयूब खान ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्योंकि जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ तो इंडिया ने तो फौरन कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, इलेक्शन करा लिया, डेमोक्रेसी मजबूत हो गई। पाकिस्तान 9 साल तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सका। पहले जिन्ना को फारिग किया गया, फिर लियाकत अली खान को फारिग किया गया, फिर पंजाबी ब्यूरोक्रेसी और पंजाबी आर्मी ने अपने हाथ में सब चीज़ें ले लीं। फिर अयूब खान को डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया, अयूब खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। फिर हर 6 महीने में पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट फारिग होती रही। 56 में आके पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, 2 साल के अंदर अयूब खान ने आके वो कॉन्स्टिट्यूशन वाइड मतलब ख़त्म कर दिया। मार्शल लॉ आ गया। अयूब खान ने 64 में नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। एक डिक्टेटर ने, मिलिट्री डिक्टेटर ने बनाया, उसमें अपने आप को लाइफ टाइम प्रोटेक्शन दी और इलेक्शन करवा के उसमें आम आदमी वोट नहीं डाल सकता था। बीडी मेंबर होते थे, बेसिक डेमोक्रेसी मेंबर्स, जो काउंसलर टाइप के लोग होते थे, अपॉइंटेड बाय आर्मी चीफ मार्शल लॉ, और वो वोटर थे। तो किसको वोट देंगे? वो अपने आप को प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन फिर जो पूरे पाकिस्तान में हंगामे फूटे और सब मसले हुए, और भुट्टो ने जब इसकी पीठ में छुरा मारा और भुट्टो इसके खिलाफ खड़ा हो गया कि जो ताशकंद में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें अयूब खान ने सरेंडर कर दिया था, फलान ढुमकान। अयूब खान ने रिज़ाइन किया और नया मार्शल लॉ आया याया खान का। याया खान ने आके भी कत्लेआम ख़ास तौर पे 71 में जो 70 और 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान में किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक जंग हारा और फिर लामाला उसको हटना पड़ा। फिर भुट्टो के हवाले सारी चीज़ें की गई। भुट्टो भी पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे उसने पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का कंट्रोल हासिल किया, और 6 साल के अंदर ज़िया-उल-हक आ गया। ज़िया-उल-हक मार्शल लॉ लेके आया। ज़िया-उल-हक भी अपने आप को लाइफ टाइम, इसने भी कॉन्स्टिट्यूशन में 8वीं अमेंडमेंट की थी ना, जो वो बड़ी हिट हुई थी, जैसे आज ये 27वीं अमेंडमेंट हिट हो रही है। और उसने भी सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी और लाइफ टाइम के लिए वो भी बैठा था। लेकिन अमेरिका बहादुर को उसको सज़ा देनी थी, उसके लिए अमेरिका को अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, और वो अमेरिका को ब्लैकमेल करने पे आ गया था। तो अमेरिका ने उसको फारिग करवाया। ज़िया-उल-हक फारिग हुआ। फिर 10-11 साल लूली लंगड़ी डेमोक्रेसी चलती रही, जिसमें कभी बेनज़ीर कभी नवाज शरीफ बारियां लेते रहे, और आखिर मुशर्रफ आके सबको लपेट दिया। मुशर्रफ का भी यही प्रोग्राम था कि लाइफ टाइम। लेकिन फिर मुशर्रफ के जाने में आईएसआई का बड़ा हाथ था कि आईएसआई ने देख लिया था कि अब मुशर्रफ की भी अब ज़रूरत नहीं रही, और अमेरिका को भी मुशर्रफ से जितना काम लेना था वार ऑन टेररिज्म में वो ले चुका था। अब उसको फारिग कराने के लिए आईएसआई ने साजिशें की, और एंड ऑफ द डे बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल होता है, और फिर मुशर्रफ को जाना पड़ा और उसको पाकिस्तान से भागना पड़ा। पहला आर्मी चीफ था, क्योंकि वो नॉन पंजाबी था, मुहाजिर था, उसको भागना पड़ा। और वो मतलब किस तरह ये दुबई और लंदन के हॉस्पिटलों में सिसक सिसक के मरा है। आसिम मुनीर, आई डोंट नो व्हाई वो इन चीज़ों से सबक हासिल नहीं कर रहा कि कोई भी सारी ज़िंदगी पावर में नहीं रह सकता। इसको आगे बढ़ाने में ये
पॉलिटिकल चमचे हैं जो जूते चाट रहे हैं ना इसके, जो आसिम मुनीर के आगे, आसिम मुनीर इनको कुत्तों से बदतर रख रहा है। इनकी हैसियत कुछ नहीं है। एक आर्मी चीफ बगैर किसी प्राइम मिनिस्टर, बगैर किसी डिफेंस मिनिस्टर के साथ चला जाता है डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग करने। कोई मतलब आप बता दें कि क्या है। सऊदी अरब जाना हो प्राइम मिनिस्टर को, अजरबैजान जाना हो, तुर्की जाना हो, अमेरिका जाना हो, जहाँ जाना हो ये साथ ज़रूर जाता है। दुनिया की हिस्ट्री में आपको ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। एक आर्मी चीफ खुद तो डिक्टेटर बन के बैठ जाता है, जैसे ज़ियाउल हक था, मुशर्रफ था, अयूब खान था, जनरल सीसी है इजिप्ट का, ईदी अमीन है, खुद तो बैठ जाता है। समझ में आता है यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना होता है हर जगह। इसको मेरी समझ में नहीं आ रहा कि सिविलियन लीडरशिप भी किस हद तक बेइज्जत हो गई है और किस तरह से ये जो वो कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, डेमोक्रेसी के चैंपियन बनते हैं पीपल्स पार्टी वाले। ये बिलावल भुट्टो कहता है कि चीन की मदद से भारत को फील्ड मार्शल ने हराया और उनको तो अमीरुल मोमिनीन का दर्जा देना चाहिए। मुझे पार्टी ने इजाजत दी है और मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूं, ये बिलावल भुट्टो कहता है। चीफ स्टाफ का जो ओहदा है उसका कोई नया लक़ब देना है। फिर उन्होंने एक नया जो आपका नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक कमांड का है उसका एक नया ओहदा देना है। और जो ये हमारा फील्ड मार्शल का जो ओहदा ये अब मिला है ये जंग की भारत को शिकस्त दिलवाने के बाद का, इस सिर्फ ये जो आईनी तरमीम हमारे सामने है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने मुझे इजाजत दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हमायत करे। अब इस अमेंडमेंट की आड़ में पीपल्स पार्टी भी अपना फ़ायदा निकालना चाहती है और पीपल्स पार्टी चाहती है कि प्रेसिडेंट को भी लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाए, ऐसी अमेंडमेंट आ जाए। सिवाय रशिया के, रशिया में व्लादिमीर पुतिन को लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल है। दुनिया के और किसी मुल्क में लाइफ टाइम इम्यूनिटी किसी को हासिल नहीं सिवाय किंग के। जहाँ भी किंगडम है वहाँ पे किंग को लाइफ टाइम इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन किंग को भी जब भागना पड़ता है ना तो भागना पड़ता है। नेपाल का किंग था ना, क्या हुआ? इराक का किंग था शाह फैसल, क्या हुआ? इजिप्ट में किंग था शाह फारूक, गले में रस्सी डाल के सड़कों पे उसकी लाश को भगाया गया था। किंगडम में भी किसी का वो नहीं होता। ये कतर का जो अमीर है, इससे पहले जो अमीर था, इलाज कराने के लिए यूरोप आया, उसको फ़ोन कर दिया कि वापस आओगे तो उड़ा देंगे, उधर ही बैठे रहो, तुम्हारा ख़त्म था खत। वो बेचारा सारी ज़िंदगी इधर बैठा रहा। ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान, शाह ईरान, कहाँ कहाँ की मिसालें दूँ। तो आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अपने आप को प्रोटेक्शन लेके कब तक अपने आप को बचाओगे? और इसी तरह ये जरदारी साहब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे में ये पीपल्स पार्टी की जो चमची है शम्मा जुनेजो, आपको याद होगा इस पर मैंने एक पूरा प्रोग्राम किया था कि ये यूनाइटेड नेशंस में पहुंच गई थी और इजराइल की सपोर्टर, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, ये सितंबर की बात है, आपको याद होगा। शम्मा जुनेजो कह रही है कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है ना वो पीपल्स पार्टी का कारनामा है और हम हमेशा के लिए पीपल्स पार्टी सिंध में गवर्नमेंट में है और रहेगी। कोई समझता है कि जरदारी इस पे कंप्रोमाइज़ करेगा तो वो बच्चा है। इस वक्त कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना करने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन जरदारी ने अगर कोई कंप्रोमाइज़ किया तो वो एक ही चीज़ पे होगा कि बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टरशिप मिलेगी तो ही वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। नून लीग के अफलातुनों को के आईक्यू से बड़ी गेम है ये।
मैं ये पूछता हूँ, शम्मा जुनेजो जो यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है, पीएचडी किया है, उनका थेसिस हैं डेमोक्रेसी पे, चीज़ों पे, ये जो इन्होंने ट्वीट की, किसके बारे में कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी? किससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी? किससे कंप्रोमाइज पीपल्स पार्टी नहीं करेगी? नून लीग क्यों कमज़ोर है? क्यों? कौन है वो ओरिजिनल पावर जिससे कंप्रोमाइज़ की बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर शिप के लिए बिलावल भुट्टो के नाम से कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? किससे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे? शम्मा जुनेजो साहिबा, आप ज़रा ये बता दें बस। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त खेल चल रहा है, जो रखेले हैं पाकिस्तान आर्मी की प्रेस में, वो इस वक्त बढ़ चढ़ के बता रहे हैं इसके फायदे। मतलब नजम सेठी, इसको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया था 2014 के इलेक्शन में, 2013 के इलेक्शन में पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया था। इसने आर्मी के कहने पे 35 पंचर लगाए थे, मशहूर है वो भी 35 पंचर, गूगल में डालें आप। ये दलाली कर रहा है आर्मी की। अब जो रोमांस जो है दुनिया का, वो किधर जा रहा है? डेमोक्रेसी के साथ ख़त्म हो रहा है, अमेरिका के साथ ख़त्म हो रहा है, यूरोप के साथ ख़त्म हो रहा है। किधर जा रहा है? शिफ्ट हो रहा है ऑपोजिट साइड। चाइना। चाइना एक ऐसा मुल्क है जहाँ जमहूरियत, जिसे क्लासिकल जमहूरियत कहते हैं, वो नहीं है। वहाँ और किस्म की जमहूरियत है। लोकल गवर्नमेंट है और नेशनल लेवल के ऊपर बिल्कुल डिक्टेटरशिप है। और उन्होंने किया क्या है? उन्होंने गुर्बत ख़त्म कर दी चाइना के अंदर। राइट। उन्होंने आवाम को इन्वॉल्व कर लिया इन दी अपलिफ्ट ऑफ द इंटायर कंट्री। वेलफेयर करके उन्होंने काम कर दिया। तो उन्होंने अपना जो चाइनीज़ मॉडल है ना, वो कामयाब हो गया है। अब सब दुनिया में डिक्टेटरशिप जहाँ बढ़ रही हैं, वो सब चाइना की तरफ देख रहे हैं कि हमें आवाम के लिए कुछ करना है। उन्होंने कैसे आवाम के लिए किया? और अगर ये जमहूरी तरीके इस्तेमाल किए तो उसमें आवाम के लिए कुछ नहीं होता, अमीरों के लिए कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अब चाइना इज़ द न्यू मॉडल। ओके। और एवरीबडी इज लुकिंग एट चाइना कि चाइना के अंदर लोकल गवर्नमेंट कैसे है, चाइना के अंदर कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो किस तरीके से चलता है, सोशलिस्ट सिस्टम किस तरीके से चलता है, इलेक्शंस कैसे होते हैं, वन पार्टी सिस्टम है तो कैसे चलता है, एंड सो ऑन एंड सो। ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसे सुपर पावर कैसे बना रहे हैं, इमर्जिंग सुपर पावर। तो आई थिंक ये दुनिया एक इस तरफ जा रही है और हम भी उसका हिस्सा हैं। तो अब हम ये फिक्रमंद हैं जी, आइन के अंदर ये होने जा रहा है और आइन के अंदर सारी जिम्मेदारी तो हमारी अपनी है। हम यहाँ तक ले आए हैं, मगर हम अकेले नहीं हैं। सारी दुनिया में हम जैसे लोग यही कर रहे हैं। तो आपने एक बड़ा पर्सपेक्टिव, बड़ी पिक्चर दे दी कि एक लहर है जो पूरी दुनिया जिसकी लपेट में आई हुई है और पाकिस्तान में आने वाली तब्दीलियाँ भी उसी का मजहर। तो नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनली इस पार्लियामेंट के मोहर के साथ चलाएगी। तो सिट साहब क्या माने या ना माने ऐसे ही होगा। क्या ये कह रहा है कि इस वक्त पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी का रोमांस खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया चाइना की तरफ देख रही है और चाइना जैसा वन पार्टी सिस्टम सब अपने अपने मुल्क में ला रहे हैं। अच्छा भाई, कौन है भाई वो मुल्क, बता दें ज़रा। रशिया में है, पहले से ही है। नॉर्थ कोरिया में पहले से ही है। चाइना में है, पहले से ही है। बाकी कौन सा मुल्क भाई जो डेमोक्रेसी का रोमांस ख़त्म हो रहा है? हाँ, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में ये चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि वहाँ मिलिट्री डिक्टेटर्स आ जाते हैं। नजम सेठी अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी समझता है। अजीज दोस्तों, लंबा बहुत हो रहा है प्रोग्राम, मैं आपके सामने क्या क्या रखूं। कई लोग इस पे बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। मैं आखिरी पॉइंट की तरफ आता हूं कि ये जो डुअल नेशनलिटी इसमें ख़त्म करने का है, इस पे पीपल्स पार्टी अड़ी हुई है कि नहीं, ख़त्म नहीं करनी। बिलावल कह रहा है कि नहीं ख़त्म करनी। क्यों? इसलिए कि सिंध में जितने भी पीपल्स पार्टी के वडेरे हैं, जागीरदार हैं, सबके पास कहीं ना कहीं की बाहर की नेशनलिटी है। सबके पास। हो सकता है बिलावल के पास भी ब्रिटिश नेशनलिटी हो। बाकी जितने मिनिस्टर हैं वो हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टियां हैं यूरोप अमेरिका में, बाहर की सबके पास नेशनलिटियां हैं। और सबसे बड़ी बात कि जितना ब्यूरोक्रेट है सिंध का, सबके पास नेशनलिटियां हैं। खाली आप ये देखें कि कनाडा का एक ये रिसर्च रिपोर्ट आई है, मैं हैरान हूँ कि इतने नाम के मैं हैरान हूँ। ये रिसर्च रिपोर्ट मेरे एक अजीज़ दोस्त हैं, कनाडा में रहते हैं, आसिफ जावेद साहब, टोरंटो से।
उन्होंने बताया कि उनके एक दोस्त हैं आसिफ अजीज़, उन्होंने नाम लेके कहा और चैलेंज किया है कि मैं ये कंफर्म बता रहा हूँ कि ये रिपोर्ट सच्ची है। उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि 9 नवंबर 2025 को अमेरिका में पाकिस्तान के हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट्स की खाली कनाडा की नेशनलिटियाँ बताई हैं, सॉरी अमेरिका नहीं कनाडा। इसमें एहसानुल्लाह ग्रेड 18, ग्रेड 19, ग्रेड 19, ग्रेड 21, ग्रेड 21, 18, 17, मतलब आप ये लिस्ट देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इतने सारे खाली कनाडा के नेशनलिटी होल्डर हैं पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स। डुअल नेशनलिटी का मतलब ये होगा ख़त्म होने का कि अगर ये डुअल नेशनलिटी ख़त्म की जाएगी तो उसका मतलब या तो इनको पाकिस्तानी नेशनलिटी छोड़नी होगी या इनको कनाडा की या जो जहाँ की भी नेशनलिटी है, ये इनका बड़ा नुकसान होगा। कनाडा की नेशनलिटी छोड़ने का मतलब ये होगा कि फिर इनको वापस नेशनलिटी लेने के लिए एक लंबे चौड़े प्रोसीजर से गुजरना होगा। पाकिस्तान की नेशनलिटी का छोड़ने का मतलब कि पाकिस्तान में जो हलवे मांडे मिलते हैं वो सब सारी चीज़ें। तो अजीज़ दोस्तों, एंड पे मैं जिब्रान नासिर, जो कि मुझे पसंद नहीं है, कभी कभी अच्छी बातें कर जाते हैं लेकिन वही गज़ा और ये इनका जो दिमाग में जो गंद भरा हुआ है वो ख़त्म नहीं होता। उन्होंने भी कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक ही मकसद है कि पूरे सिस्टम पे जनरल पॉलिटिशियन सारे जो कब्ज़ा करके बैठे हैं और जजेस वो एक दूसरे के सहारे पे चीज़ों को कंट्रोल करके चलते रहेंगे, कि एक चोर दूसरे चोर के साथ आराम से चलता है और यही इनका अब तरीक़ाकार है। और चूँकि चोरों को डर होता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान की ओपोजिशन पार्टीज़ ने ऐलान किया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट का क्या हाल होता है हमने देखा है। ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है, पाकिस्तान में मुर्दार कौम है, कौन प्रोटेस्ट करेगा। ये पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बलोचिस्तान केपी में प्रोटेस्ट से कबाब हो रहा है, जंग हो रही है। आप प्रोटेस्ट करके क्या हासिल कर लोगे? कुछ नहीं होने वाला। 2/3 मेजॉरिटी अवेलेबल है और ये सब चीज़ें पास हो जाएंगी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।